कालीचरण महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी जी के बारे में काबिल एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने पर कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजरोहो के होटल से गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। दूसरी तरफ कालीचरण की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है। बीजेपी लीडर नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कालीचरण महाराज को नोटिस देकर बुलाया जा सकता था, उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं। जबकि छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताएं कि वो किस तरफ हैं, नथुराम गोडसे की तरफ या महात्मा गांधी की तरफ। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। चरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लुकमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा कौम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी अगर इस देश के, दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर उंगली उठेगा उसका उंगली काटेंगे, और उसको कोई भी बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई ना कोई षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भी हमको पता करना पड़ेगा, और कौन इस आदमी से उस्काने का काम और बोलने का काम किया है उसको भी हमारा सरकार, हमारा कानून पता करेगा। धर्म संसद में अक़लियती लोगों के खिलाफ बयान दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए गए और इस सिलसिले में मुंबई के खिलाफत हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां उलमाए किराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। इस हवाले से तंजीमों के सरबराहान की मुंबई पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग भी हुई। मीटिंग में मुंबई से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और दानिशवरों ने हर हाल में मुंबई शहर और रियासत का नज़्म नस्क बेहतर ढंग से कायम रखने का अज़्म किया। यह था कि अभी हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरह के प्रोग्राम बने हैं और जो नारेबाजियां हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिससे आमतौर से न सिर्फ मुंबई में बल्कि सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में लोगों के जज्बात मजबूर हुए हैं और उन्हें शदीद तकलीफ़ हुई है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए कि चूँकि
मुंबई जो है वो देश का धड़कता हुआ दिल है। कोई ऐसा इक़दाम यहाँ न हो जाए जो यहाँ के अमन और यहाँ की कानूनी सूरत हाल को ख़राब करे। फैसला ये हुआ कि ये चीज़ें आइंदा भी ऐसी तरह मीटिंग होगी और साथों साथ न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम को भी इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं नॉन मुस्लिम के अंदर जिसमें ये हिंदू मजहब के पेशवा जो है जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको भी बुलाया जाए, एक बड़ी मीटिंग ली जाए और उनको भी अमन का पैगाम यहाँ से दिया जाए मुसलमानों के तरफ से कि मुसलमान जो है वो हमेशा अमन चाहता है। वसीम रिजवी की बात तो मुझको आला पुलिस अफसरान ने इस बात की इत्तला दी कि वो लोग वो और उनका ग्रुप जो है बम्बई आना चाहता था। बम्बई में पहले से ही उनके खिलाफ FIR दर्ज है और बम्बई पुलिस ने जो है इस चीज़ को महसूस किया कि ये बम्बई आके जो है सिवाय गलाजत फैलाने के और कुछ नहीं करेगा, लोगों को जो है तशद्दुद पर जो है आमादा करेगा और इसका जो जहरीला किरदार है उसको यूपी और उत्तराखंड तक ही महदूद रहना चाहिए और या BJP रूल्ड स्टेट्स तक ही महदूद रहना चाहिए। उसको जो है पूरे मुल्क में जो है शरारत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको बम्बई आने से रोक दिया गया। हमारा एक ही मकसद है कि मुंबई की जो ये पीस है ये बरकरार रहे, यहाँ का अमन बरकरार रहे। इसके लिए मुंबई पुलिस हमेशा जुटी हुई रहते हैं और कोई भी गलत मकसद से अगर मुंबई में प्रवेश करना चाहता है तो उसको हम इसके पहले भी रोक चुके हैं और आगे भी रोकेंगे और हमारा सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप यहाँ का जो भाईचारा है वो बरकरार रखें, किसी गलत चीज़ों के बहकाव में ना आए और कानून के दायरे में आपको अगर कुछ शिकायत है तो वो ज़रूर दर्ज करें, कानून अपने हाथ में ना ले और यहाँ का जो पीस है वो वैसे ही मेंटेन रखें। यूपी में इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें लखनऊ में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने की बात कही है। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के आखिरी दिन कई सियासी पार्टियों से मुलाकात हुई, साथ ही यूपी के तमाम DM के साथ भी मीटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, इसलिए कमीशन शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है और वक्त पर इंतखाब होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें कि 317 जनरल, 84 SC तथा 2 ST असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का ये प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPI, CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूँगा बाद में। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी SPs, DIGs, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की।
जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई, जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। बायजूस यंग जीनियसेस में आपको हम ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जो अपनी सलाहियतों और मेहनत से बुलंद मकाम हासिल कर चुके हैं। देखिए बायजूस यंग जीनियस की एक ऐसी ही रिपोर्ट। सविता श्री ने महज 4 साल की उम्र में अपने भाई के साथ चेस खेलना शुरू किया। उनकी सधी हुई चालें अब अच्छों को चकरा कर रख देती हैं। चेस चैंपियन सविता दुनिया भर में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रही हैं। सविता के पिता भास्कर सिंगापुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटी को चेस चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो सविता को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हैं। My father was working in Singapore and then he came for me to accompany me for all the tournaments. And then I also need to study, like because when I was 8th grade and then like I have to study as well. So at that time my parents were really supportive and then they just told me to concentrate on chess. कम उम्र में ही सविता ने बहुत से खिताब अपने नाम किए। सविता ने नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 2021 में पहला स्थान हासिल किया। बेलग्राड चेस फेस्टिवल 2021 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म के फाइनल राउंड में हिस्सा लेने के साथ कई और सम्मान भी अपने नाम किए। My most memorable moment was like when I won World Under 12 category in Spain, because that's my first World Under 12 category title. So I was so happy. सविता का सपना ग्रैंड मास्टर बनने का है। सविता के परिवार को उन पर गर्व है। परिवार को विश्वास है कि वो आगे भी भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि पूरे मुल्क में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूरे मुल्क में 13,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मिले हैं। अगर हम वेरिएंट ओमाइक्रॉन की बात करें तो पूरे मुल्क में 900 के पार ओमाइक्रॉन के केसेस पहुंच चुके हैं, जिसमें दिल्ली सरफहरिस्त है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4,000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमाइक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन का दायरा वसी हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के 923 मामले रोशनी में आए हैं। ओमाइक्रॉन के मामलों में भी हालिया दिनों का इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मजमूई मामले 900 से तजावुज कर गए हैं। 21 रियासतों में ओमाइक्रॉन का असर देखा जा सकता है। कोरोना और इसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमतें एहतियाती तदाबीरें कर रही हैं। इसी कड़ी में मणिपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूएई से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजमी करार दिया है। महाराष्ट्र में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और वहीं दिल्ली वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में ग्रेप के तहत पाबंदी खत्म हो रही है। डीडीएमए की मीटिंग में हतमी फैसला लिया जाएगा।
केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं और 200 में से 102 दिल्ली के हैं, 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो देखिए, कल डीडीएम की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशन्स बहुत कम है अभी तक। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है। मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली के तो सिर्फ 102 पेशेंट हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं। तो मतलब बहुत ही कम एडमिशन है। पहले जब ये स्टेज होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट हुए। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो फुल्ली बंद हैं। दुकानें अल्टरनेट हैं, मॉल्स में अल्टरनेट खुलेगा। मेट्रो के अंदर सिटिंग का 50% है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। बसेस के अंदर 50% सिटिंग का स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई हैं। जैसे शादियों के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, फुनरल के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं। तो गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत बड़े स्केल पे लगा दी गई हैं। कई लोग नॉर्मल चीज है कि ग्रैब के हिसाब से अब आगे पॉजिटिव रेट बढ़ने के बाद पाबंदी और बढ़ेगी या डीडीएमए की बैठक में ही फैसला होगा? दोबारा बैठक होगी तब फैसला होगा। पाबंदी ग्रैब के हिसाब से ही आप लागू करेंगे? ग्रैब के हिसाब से लागू कर दी गई है स्टेज 1। ओमिक्रॉन दर्द सर बन चुका है, हुकूमतों के लिए भी तशवीश का बायस हो गया है। ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रेड के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो के साथ बसें 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह बस स्टॉप पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो के साथ बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।